बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, पिछली क्लास में एक्टिव पेशिव वॉइस का जो टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट किया था और एक्टिव पेशिव के अंदर जो साधारण बातें हैं वो मैंने आपसे की थी। आपको ये बताया था कि जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलते हैं बच्चों, जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलते हैं तो उसका मीनिंग जो है बच्चों वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका अर्थ जो है वो जस का तस रहता है। समझ गए? केवल वाक्य का ढांचा बदलता है। यू चेंज ओनली द स्ट्रक्चर और द फ्रेम ऑफ द सेंटेंस। आप केवल सेंटेंस का जो फ्रेम होता है, ढांचा, जिसको हिंदी में कहते हैं संरचना या कलेवर, उस ढांचे या कलेवर को ही जो है बच्चों आप बदलते हो, बाकी उसका मीनिंग समान रहता है। जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि राम ने रावण को मारा और किसी ने कहा कि साहब रावण को राम के द्वारा मारा गया। क्या बोला मैंने? राम ने रावण को मारा, आपने कहा रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है वो बोलने की स्टाइल का ही तो फर्क है। बाकी आप ये समझ रहे होंगे कि दोनों का जो अभिप्रेत है वो तो एक ही है। दोनों का अभिप्रेत, हम दोनों एक ही बात से अभिप्रेत हैं, अर्थात मेरा अभिप्राय और आपका अभिप्राय जो है वो समान है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, आप भी यही कहना चाहते हैं। ये प्रकारांतर से जो है बात को कहने के दो तरीके हैं, प्रकारांतर से बात को कहने के दो तरीके हैं। तो समझ में आ गई ये बात? ओके बच्चों। और लास्ट में हमने जिस जगह बात की थी और जहां आते आते हमारी बातचीत समाप्त हो गई थी क्योंकि समय पूरा हो गया था, वहीं से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं बच्चों। लिखना एक बार आप सेंटेंस लिखना, टॉम, थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि मुझे ठीक वैसा का वैसा याद नहीं रहता कि मैंने क्या सेंटेंस लिखवा दिया था। टॉम राइट्स ए लेटर। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और इस राइट से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है बच्चों, जब आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करो, ये आप जानते हो ये तो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए भी इसका प्री मॉडिफायर है तो ए भी इसके साथ ही माना जाएगा। ओके, ये एक प्रकार का एक आर्टिकल है, आर्टिकल होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। व्हाट आर दीज बच्चों? ऑल दीज आर प्री मॉडिफायर्स। ये सारे प्री मॉडिफायर होते हैं। प्री मॉडिफायर दरअसल एक ऐसा शब्द होता है बच्चों जो किसी नाउन के पहले या किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करता है। और पोस्ट मॉडिफायर वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बाद में उसके पीछे जुड़ करके उसकी विशेषता बताता है या उसको क्वालिफाई करता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कि टॉम राइट्स ए लेटर। अब जब बच्चों इसका पेशिव वॉइस बनाओगे तो पेशिव वॉइस का सूत्र तो याद है ना आपको? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? एच भी आएगी नियमानुसार। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा बच्चों बी वाई बाई और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को बच्चों यहाँ आते आते आप क्या कहते हो? यहाँ आते आते आपका सब्जेक्ट जो वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो एजेंट बन जाता है। ठीक है, कर्ता अभिकर्ता में बदल जाता है। ये बात को कहने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ओके, देखना ए लेटर। अब सहायक क्रिया तो बच्चों बदलती रहती है। आपको बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पेशिव वॉइस बनाते समय उसके ठीक आगे वाले टेंस माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया अर्थात इज एम आर का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखो बच्चों, ए लेटर के साथ आर तो आ नहीं सकता क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ आता है। एम ये आ नहीं सकता क्योंकि एम तो आई के साथ आता है। तो ए लेटर के साथ तो इजी आएगा, ए लेटर, ये एच भी आगे साथ इज। थर्ड फॉर्म लगाओ बच्चों। थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। बाई में कोई समस्या नहीं है, बाई। और टॉम बच्चों जब यहां जाएगा तो टॉम का टॉम ही रहेगा क्योंकि मैंने कहा था कि जो नाम होता है नाउन उसमें कोई चेंज नहीं होता। परंतु अगर बच्चों यहाँ आई होता तो आई का मी बन जाता, अगर यहाँ वी होता तो वी का अस बन जाता, अगर यहाँ यू होता तो यू का यू ही रह जाता क्योंकि यू का तो आपको पता है सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है। और बच्चों अगर यहाँ पर ही होता तो ही का हिम बन जाता, अगर यहाँ शी होता तो शी का हर बन जाता, और अगर यहाँ दे होता तो दे का बताइए क्या बन जाता? देखा देम बन जाता। ठीक है बच्चों, देखा देम बन जाता। और ये भी समझे बच्चों कि आप जैसे ये सेंटेंस है और यहां पर क्या आ रहा है? देम आ रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है? सुनो, आई लाइक हर, यूं बोला मैंने, आई लाइक या आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं। ये हर बच्चों जब आगे जाएगा तो आगे जाते जाते ये हर किस में बदल जाएगा? ये शी में बदल जाएगा। अगर मी होता तो आई में बदल जाता, अगर अस होता तो बच्चों किस में बदलता बताओ? अगर अस होता तो वो वी में बदलता। उसी तरीके से बच्चों सेकंड पर्सन में यू होता तो किस में बदलता बताओ? अगर यू होता तो बच्चों यू में ही बदलता क्योंकि यू का तो कोई परिवर्तित रूप ही नहीं होता है। ओके, फिर मैंने बोला कि अगर यहां पर हर होता तो हर को किस में बदलते? शी में बदलते। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों हिम होता तो बताओ उसका पेशिव वॉइस बनाते समय
आप जो है वो जो हिम है उसको किस में बदलते, हिम को बच्चों आप जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाते तो वो ही में बदलता, और अगर यहाँ देम होता बच्चों तो देम को आपको दे में बदलना पड़ता। ये चीज समझ में आ रही है? देखना आप, ए लेटर इज रिटन बाय टॉम, एक लेटर टॉम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? समस्या बच्चों बड़ो यहाँ आई थी। मैं इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना चाहता हूं, इसको वैन से शुरू करना चाहता हूं। तो देखो बच्चों, जब भी आप किसी WH वर्ड से किसी सेंटेंस को शुरू करते हो तो याद रखो WH वर्ड का प्रयोग हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ए WH वर्ड शैल ऑलवेज बी रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट डजंट मैटर वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पेसिव वॉइस। समझे क्या? अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पेसिव वॉइस में है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग किया है बच्चों तो उसका प्रयोग हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अर्थात उसका प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है बात? मैंने कहा कि WH वर्ड का प्रयोग तो हमेशा सेंटेंस के शुरू में होगा, और WH वर्ड के ठीक बाद बच्चों HV माने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। समझ गए क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि WH वर्ड आपने लिखा और उसके ठीक बाद ही आपने सब्जेक्ट लिख दिया। जैसे समझना क्या बात है? वैन, अब बच्चों आपने कर दिया क्या साहब? वैन टॉम राइट्स, when Tom writes a letter, और लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन बच्चों सेंटेंस तो गलत है। आप जानते हैं ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये सेंटेंस बच्चों गलत इसलिए है, ये वो थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। देखो बच्चों, ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि ये जो वैन है ना, ये WH वर्ड है। ये QW है, जानते हो QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, और एक क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसके ठीक बाद में बच्चों HV को आना चाहिए सब्जेक्ट के पहले। क्योंकि आप तो जानते हो बच्चों कि सहायक क्रिया का जब तक इन्वर्जन नहीं किया जाता, जब तक किसी सहायक क्रिया का इन्वर्जन व्युत्क्रम नहीं किया जाता, माने सहायक क्रिया को उठा ये करता ये पहले नहीं रखा जाता, तब तक वाक्य प्रश्नवाचक बन ही नहीं सकता। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव। किसी भी वाक्य को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में बदलने की पहली शर्त है क्या? द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी इनवर्स्ड। समझ गए? जो सहायक क्रिया है उसका व्युत्क्रम करना जरूरी है। द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लाना चाहिए। तो आप जानते हो बच्चों, इसके पहले सहायक क्रिया आएगी, और सहायक क्रिया तो इस जगह छिपी हुई है। आप जानते हो दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सहायक क्रिया छुपी हुई स्थिति में, प्रच्छन्न स्थिति में होती है, वो आपको बाहर निकालनी पड़ती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है टॉम एक वचन है, और आपको ये भी पता है कि राइट्स में एस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बाहर आएगा? यहाँ पर बच्चों बाहर आएगा वैन, इस जगह आना चाहिए था डज। क्या आना चाहिए था? वैन डज। और आप जानते हो बच्चों, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात उसके अंत में जुड़ा हुआ एस हट जाएगा। और बच्चों क्वेश्चन मार्क अपनी जगह सही है। सेंटेंस क्या बन गया? शुद्ध। वैन डज टॉम राइट ए लेटर। वैन डज टॉम राइट ए लेटर, ये सही है, और वैन टॉम राइट्स ए लेटर, ये गलत है। समझ गए क्या? समझाने वाली बात सिर्फ बच्चों ये थी कि जब आप किसी WH वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो HV जो है उसका प्रयोग हमेशा WH वर्ड के ठीक बाद तथा सब्जेक्ट के ठीक पहले होना चाहिए। और अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, जैसे कौन से में नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे होते हैं जिसके साधारण वाक्यों अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें बच्चों सहायक क्रिया नहीं होती, तो अपने को बाहर से लानी पड़ती है, डू डज और डिड। ठीक है, और चूंकि ये बाहर से लानी पड़ती है इसलिए मैं कई बार कहता हूं, इसलिए उनको आप डमी ऑपरेटर कहते हैं। डू डज एंड डिड आर नोन एज डमी ऑपरेटर्स। डू डज और डिड को डमी ऑपरेटर्स कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं, जब वाक्य को नकारात्मक या प्रश्नात्मक बनाते हैं तो हमको उन्हें बाहर से लाना पड़ता है। समझ में आ रही है? आपको एक चीज ये भी बताइए कि जिस सेंटेंस में डू डज और डिड का प्रयोग होगा उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मॉडल के साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश, तो बच्चों आई कैन टॉट नहीं बोला मैंने टीच ही बोला है ना। यानी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू डज डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया बच्चों। अब मैं इसका पेशी गोई बनाना सिखा रहा हूं आपको। इसका पेशी गोई देखो कैसे बनेगा, बोर्ड की तरफ देखना। इसका पेशी गोई देखो, व्हेन डज टॉम राइट ए लेटर। शुद्ध वाक्य देखो, दोबारा लिख देता हूं यहां पर साफ साफ जो आपके समझ में आ जाए। व्हेन डज टॉम राइट। आप जानते हो बच्चों, राइट के अंत में जो जुड़ा हुआ था एस वो इधर आ गया है। When does Tom write a letter? टॉम एक पत्र कब लिखता है? समझ गए बच्चों, मेरा प्रश्न यह है कि टॉम एक पत्र कब लिखता है। मेरा मतलब जब वो स्कूल टाइम में होता है तब लिखता है, या घर पे लिखता है,
दिन के समय लिखता है या रात्रि के समय लिखता है या मध्य रात्रि के समय लिखता है, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। एनीहाउ, तो बच्चों आपने देखा कि जब आप इसका एक्टिव से पेशिव बनाओगे तो वैन तो वाक्य के शुरू में ही रहेगा। WH वर्ड का प्रयोग तो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पेशिव वॉइस में। जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलेंगे तो भी WH वर्ड तो वाक्य के शुरू में ही रहेगा। ओके, वैन। अब बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। जब आप ए लेटर को आगे लाओगे तो आप यही तो बनाओगे, वैन ए लेटर, इजएमआर लगा दो, वैन ए लेटर इज रिटन बाय टॉम, वैन ए लेटर इज रिटन बाय टॉम। ये सेंटेंस बनाया बच्चों मैंने, बताइए कहां गलती कर दी है मैंने? वैन ए लेटर इज रिटन बाय टॉम में बच्चों मैंने गलती ये कर दी है कि ऊपर वाले वाक्य में टॉम के पहले डज आ रहा था, ठीक है, ऊपर वाले वाक्य में टॉम के पहले डज आ रहा था, तो यहां बच्चों ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। तो ये जो इज है ना बच्चों, ये यहां नहीं, इसको यहां आना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वैन इज ए लेटर रिटन बाय टॉम, वैन इज ए लेटर रिटन बाय टॉम, अर्थात टॉम के द्वारा एक पत्र कब लिखा जाता है। वैन इज ए लेटर रिटन बाय टॉम यानी टॉम के द्वारा एक पत्र कब लिखा जाता है। ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, वैन वाले में कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं आज एक चीज और समझाता हूं, इसको वाई से शुरू करना है। एक बार वाई से शुरू करना, WH वर्ड है वाई। टॉम एक पत्र क्यों लिखता है, क्या जरूरत है उसको पत्र लिखने की? तो देखो बच्चों मैं इसको वाई से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना कैसे बनेगा। वही तरीका है, वाई डज टॉम राइट, वाई डज टॉम राइट ए लेटर, वाई डज टॉम राइट ए लेटर। सबको समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो वाई है, इस वाई को तो जैसा है जसका तस रहने दो, वाई को तो जसका तस रहने दो, वाई। ओके, उसके बाद बच्चों आप लाओगे ए लेटर को आगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए लेटर को आप बेशक आगे लाओगे और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब आप ए लेटर को आगे लाओगे तो ए लेटर के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इजएमआर। तो बच्चों इजएमआर का प्रयोग ए लेटर से पहले करना पड़ेगा, बाद में नहीं। तो वाक्य क्या बनेगा? वाई इज ए लेटर, वाई इज ए लेटर, ठीक है। उसके बाद आएगा रिटन बाय टॉम। देखो बच्चों ऊपर वाला सेंटेंस जो था उसका मीनिंग तो ये था कि वाई डज टॉम राइट ए लेटर, टॉम एक पत्र क्यों लिखता है। वाई इज ए लेटर रिटन बाय टॉम, एक पत्र टॉम के द्वारा क्यों लिखा जाता है। वाई इज ए लेटर रिटन बाय टॉम, एक पत्र टॉम के द्वारा क्यों लिखा जाता है। समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं है, समझ में आने में कोई पेच नहीं है। यहां पर जो पेच है बच्चों वो सिर्फ इतना सा है कि आपको सेंटेंस ये दिया जाएगा, वाई ए लेटर इज रिटन, ये इज यहां दिया जाएगा जो बच्चों उठ करके यहां आना चाहिए। समझ में आ रही है? और उसी तरीके से ये जो सवाल है इसमें भी क्या होता है, आमतौर पर ये जो डज का प्रयोग न करके एस यहां जोड़ दिया जाता है, तो बच्चों आपको निकाल के डज का प्रयोग यहां करना चाहिए। याद रखो, अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो ए WH वर्ड शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई हेल्पिंग वर्ब। एक WH वर्ड जो है उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होगा, परंतु बच्चों इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद क्या है? हु इसका अपवाद है। हु WHO हु जो है ना वो इसका अपवाद है, क्योंकि हु के बाद डू डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। हु के बाद किसका प्रयोग नहीं होता? डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। देखना मैंने कहा कि टॉम राइट से लेटर, टॉम राइट से लेटर हु, और लगा दिया मैंने ये डज, फिर कर दिया मैंने राइट ए लेटर। ये सेंटेंस बच्चों आप ये कहोगे कि सही है या गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सेंटेंस गलत है। देखो इन पोएट्री के अंदर सच सेंटेंसेस में भी सेम, ऐसे सेंटेंस जो है वो पोएट्री के अंदर तो देखे जा सकते हैं, पर जनरली बच्चों जो अंग्रेजी है, जो प्रोज की इंग्लिश है, मेरा मतलब जो गद्दे की अंग्रेजी है, गद्दे, तो गद्दे की अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, हु के बाद डू डज नहीं आता, हु के बाद डिड नहीं आता। मैंने आपको कहा कि हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं हु डिड किल रावण, ऐसे कोई बोलता भी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कहा कि हु राइट्स ए लेटर, ये बिल्कुल सही है। हु डज राइट ए लेटर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा मैंने, यहां पर जो डज है इसको हटाओ, ठीक है, और सीधा क्या करो, इस हु को ही सब्जेक्ट मान लो। हु को सब्जेक्ट क्यों मान लो बच्चों? उसका एक कारण यह है कि जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। क्या कहा मैंने? जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि हु का जवाब ही तो सब्जेक्ट होगा। हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है किसने, कौन ने नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मैंने कहा कौन ने रावण को मारा, ऐसे नहीं बोलते हम।
कौन ने के जब हम कौन ने बोलना चाहते हैं, मेरा मतलब कौन के बाद जब ने लगाते हैं तो उस कौन को हमें किस में बदल देना पड़ता है, उस कौन को हमें किस में बदल देना पड़ता है। ये बच्चों हिंदी की बात है। हिंदी में व्याकरण में कैसे विकार पैदा होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। हिंदी में व्याकरण में कैसे विकार पैदा होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी को मैंने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले ने कहा क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे कहना चाहिए कुछ भी नहीं। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले का जवाब होगा कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं थोड़ी बोलेगा वो। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा कि राम को कौन ने मारा, नहीं, ने जब आपने जोड़ा तो कौन को किस में बदलना पड़ेगा और आपको क्या कहना पड़ेगा, राम को किस, रावण को किसने मारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बात और है, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस का मतलब ये होता है, दिस यानी ये है, तो मैंने कहा जी इस लड़के को, मैंने कहा ये लड़के को बुलाओ, कॉल दिस बॉय, यह लड़के को बुलाओ। तो इसके बाद में जब को आ गया तो को आते ही बच्चों क्या करना पड़ेगा, यह को इसमें बदलना पड़ेगा, इस लड़के को बुलाओ। ऐसे थोड़ी बोलते हैं ये लड़के को बुलाओ, वह लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, ऐसे बोलते हैं। बात समझ आ रही है, ये बात है ग्रामर की है, को रिलेशन है, वो चीज मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। आप देखना आप कि हु से जब आपने सेंटेंस शुरू किया तो आपको सेंटेंस बोलना चाहिए था क्या, हु राइट्स ए लेटर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेंटेंस हु से शुरू होता है, आप जानते हैं हु का मतलब या तो कौन होता है या किसने होता है। क्लियर। दूसरी बात, जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बताओ मुझे कि हु से जब आप सवाल पूछोगे तो उसका जवाब ही तो सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको कहा ये राम ने रावण को मारा, ठीक है, मैंने कहा किसने रावण को मारा, तो बताओ राम कहां लिखूं मैं। अगर मैं यूं कहूं क्या किसने रावण को मारा राम ने, तो राम को कहां बोलूंगा मैं, राम को तो बोल नहीं सकता ना मैं। समझ में आ रही है, जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान सुनना। और जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें हु को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, हु को। और जिस सेंटेंस में बच्चों हु को सब्जेक्ट माना जाता है उसमें जनरली या साधारणतः हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हु राइट्स, एस जुड़ गया है, हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है। हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है, ये तो आपका प्रश्न बना है। और बच्चों इसका आंसर देने के लिए मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सेंटेंस को आप एक्टिव से पेशिव में बदलेंगे। और इस दरमियान बच्चों आप ट्राई कर सकते हैं। और जैसे मैं दोबारा आपको स्क्रीन के ऊपर देखूं तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कैसे आपने इसको बदला, ठीक है। और अगर आपने गलत बनाया तो सही में बताऊंगा। ओके, आपने जवाब सोचा होगा। हु से वाक्य शुरू किया हमने और हमारा प्रश्न बन गया कि हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पिछली क्लास में ये बात मेरी यही समाप्त हुई थी। अब देखना मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। ए लेटर, आइए ले आओ, इज रिटन बाय, और हु जब बच्चों बाद में चला जाएगा तो हु किस में बदल जाएगा, हु में। ए लेटर इज रिटन बाय होम, ये सेंटेंस बच्चों बिल्कुल सही है, परंतु ये कच्चा है, रॉ मटेरियल है रॉ, और इस रॉ मटेरियल को क्या बनाना पड़ेगा, अपने को सही रूप देना पड़ेगा। और सही रूप तो बच्चों आपको ये पता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई WH वर्ड आया है, जैसे हु में एक WH वर्ड है, तो आप जानते हो WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता, एट द बिगिनिंग होता है। हुम को आगे लाओ, तो हुम को बच्चों आगे लाओगे तो बाई भी साथ रहेगा, क्योंकि अगर आप अकेले हुम को आगे लाओगे तो बच्चों फिर ये हुम जो है ना ये किस में बदल जाएगा, ये हु में बदल जाएगा, क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है और बाई के बाद जब हु आता है तो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम में बदल जाता है। और अगर आपने बाई लगाया ही नहीं तो फिर होम नहीं आएगा, फिर तो हुई आएगा। मैं क्लियर करता हूं आपको कैसे, बाय होम, ठीक है, ए लेटर बाय होम, ए लेटर इज रिटन
बाय होम इज ए लेटर इज रिटर्न, कहां गलती हो गई मुझसे? बाय होम को बच्चों में आगे ले आया, ए लेटर इज रिटर्न, गलती ये हो गई बच्चों कि इसको तो यहां आना चाहिए था, सही है ना? WH वर्ड, ए WH वर्ड शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब यहां। और प्रश्नवाचक वाक्य तब तक नहीं बनता जब तक कि सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले नहीं होता। ए लेटर बच्चों यहां पर करता है इस सेंटेंस में, पहले वाले में तो ये ऑब्जेक्ट था पर ये सब्जेक्ट बन गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये सहायक क्रिया उठाकर यहां लगानी पड़ेगी। क्या बन गई? बाय होम इज ए लेटर, ये गलत है ना? बाय होम इज ए लेटर रिटर्न, ये बिल्कुल सही है। बाय होम इज ए लेटर रिटर्न, एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? बाय होम इज ए लेटर रिटर्न, एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है। आगे वाली बात पे आऊं, तो ये भाई वाला आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। एक भेद और है बच्चों, कई बार हम इसको यूं करते हैं, देखो इस बाई को उठा करके लास्ट में रख दिया जाता है, देखना हुम पूरा उतार दिया मैंने, हुम इज ए लेटर रिटर्न बाई, हुम इज ए लेटर रिटर्न बाई। बताओ बच्चों ये सही है गलत है? आपकी दृष्टि में ये सेंटेंस मैंने जो ऊपर लिख दिया ये शुद्ध है अशुद्ध है? हुम इज ए लेटर रिटर्न बाई, ये बच्चों बिल्कुल शुद्ध है। इसमें थोड़ी सी गलती इतनी सी हो गई हमसे कि बाई जब लास्ट में चला ही गया तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस एम को हटाना पड़ेगा, इस एम को हटा करके इसको हु में करना पड़ेगा, क्योंकि हु का हुम तो तब होगा, हु का हुम यानी हुम तो ऑब्जेक्ट है ना, तो हु एक पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों, और इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो आप तब बदलोगे जब इसके ठीक पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो। आप जानते हो बाई एक प्रीपोजिशन था तो इसके ठीक पहले था और तब ये बाई का हुम में बदला था, परंतु बच्चों जब बाई को आपने लास्ट में ले ही दिया तो ये सेंटेंस जो है ये शुद्ध है। क्या? हु इज अ लेटर रिटन बाई, हु इज अ लेटर रिटन बाई माने एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? हु इज अ लेटर रिटन बाई, एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? ये बात समाप्त हो गई है। आगे बच्चों में वाट का बताता हूं। टॉम राइट्स ए लेटर, देखना सेंटेंस दोबारा, मूल सेंटेंस लिखा रहा हूं, टॉम राइट्स ए लेटर, टॉम एक पत्र लिखता है। अब मेरा प्रश्न तो बच्चों ये है कि टॉम क्या लिखता है? तो देखो मैं इसको वाट से स्टार्ट करना चाहता हूं, वाट। अब वाट से जैसे स्टार्ट करूंगा तो बच्चों क्या होगा? वाट से जैसे स्टार्ट करूंगा तो ये सहायक क्रिया उठ के यहां से यहां आएगी, तो वाट ये डज आ गई। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला बच्चों क्योंकि यहां एस आ रहा है और टॉम सिंगुलर है, तो वाई डज ये आ गया साहब टॉम, वाई डज टॉम। और जब डज आ गया तो बच्चों ये राइट के अंत में जो जुड़ा हुआ एस था ये मैं नहीं लिखूंगा। व्हाट डज टॉम राइट ए लेटर, व्हाट डज टॉम राइट ए लेटर। बताओ बच्चों कहां गलती कर दी मैंने बच्चों गलती यहां कर दी कि जो सेंटेंस वाट से शुरू हो रहा है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वाट का जवाब है। तो क्या नहीं आएगा? ये ए लेटर है ना बच्चों, इसको हटाओ, सेंटेंस आपका यही समाप्त होगा कि व्हाट डज टॉम राइट, टॉम क्या लिखता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम कि टॉम एक पत्र क्या लिखता है। प्रश्न तो यह है कि टॉम क्या लिखता है, तब जवाब आएगा ना कि ये लेटर, वो एक लेटर लिखता है। समझ में आ रही है? ये लेटर को इसमें नहीं लिखना है। समझ में आ रही है? मैं समझाना चाहता हूं कि वाट का जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस वाट से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसका जवाब है, और खासतौर पे ऑब्जेक्ट भी कौन सा? वह जो निर्जीव है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, व्हाट डज टॉम राइट, तो ऐसे वाक्यों में क्या करो? ये सबसे पहले बच्चों हमारा सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ। आप तो जानते हो कि किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पेशी वॉइस नहीं बनता है, ऐसा बताया था आपको। क्या? जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं, पेशी वॉइस बनाओ, नहीं बन सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। समझे? जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इट इज इंपॉसिबल टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेशिव विदाउट ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलना संभव नहीं है, ऐसा मैंने बताया। फिर यहां बताओ क्या समस्या आ रही है? यह प्रॉब्लम यह आ रही है कि व्हाट डज टॉम राइट, टॉम क्या लिखता है? टॉम क्या लिखता है? तो बच्चों पेशी वॉइस बनेगा टॉम के द्वारा क्या लिखा जाता है। बात को समझना, टॉम क्या लिखता है, टॉम के द्वारा क्या लिखा जाता है। समझ रहे हो? टॉम क्या लिखता है, टॉम के द्वारा क्या लिखा जाता है, इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो सेंटेंस वाट से शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है, उसमें बच्चों वाट को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। और वाट को जब ऑब्जेक्ट माना जाएगा तो वाट क्या होगा बच्चों? हमेशा क्या माना जाएगा? सिंगुलर। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ तो ऑब्जेक्ट को बच्चों आगे ले आए, ये जो वाट है ना यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और चूंकि इसको एक वचन माना है इसलिए इज हमार में से मैंने इज लगा दिया। व्हाट इज, थर्ड फॉर्म लगाओ, व्हाट इज रिटन बाय, और ये लगा दो टॉम, ये सेंटेंस पेशी वॉइस का बन के तैयार और बिल्कुल ठीक। व्हाट इज रिटन बाय टॉम, टॉम के द्वारा क्या लिखा जाता है। समझ में आ रही है? देखो बच्चों, एक्टिव से पेशी आप जब बनाते हो तो हु वाला तथा वाट वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लेना।
एक सेंटेंस जो हु से शुरू होता है उसका पेशी वॉइस बनाना, और एक सेंटेंस जो व्हाट से शुरू होता है उसका पेशी वॉइस बनाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप घर पर जाकर के भी जब प्रैक्टिस करो तो सबसे ज्यादा बच्चों इस बिंदु को समझने की कोशिश करना। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, कई तरीके हैं, है ना, आप फोन पे भी जो अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, है ना, एनी अब आगे देखिए। तो समझ में आ गया आपके, हु वाला समझा दिया, वाट वाला समझा दिया है, तो इसका मतलब बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके समझ में आ गया। उक्त सभी वाक्यों को पढ़कर के आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या उक्त सभी वाक्य जो मैं आज और कल, आज और परसों पिछली वाली क्लास में बताए, आज भी मैं बता रहा हूं, इतनी सारी सेंटेंस जो मैंने पढ़ाए आपको, तो बच्चों इनसे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इनसे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर या वह होता है जिसमें डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। समझ में आ गई है? सभी जो सेंटेंस मैंने बोले और मेरी जो 2-3 क्लासें इसके इस टॉपिक पे हुई, उन सब का सार यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें बच्चों या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है, या बच्चों क्या होता है उसमें डू या डज का प्रयोग होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और बच्चों अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या कहा मैंने? एवी, एवी का मतलब समझ गए? एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है एक्टिव वॉइस में, तो बच्चों जब आप उसका पीवी बनाओगे, क्या बनाओगे? जब आप उसका पीवी बनाओगे तो बच्चों एच वी के स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करोगे। ये मैं कहूंगा नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है। जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव बनाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए बगैर तो बच्चों एक्टिव से पेशिव बनाना संभव भी नहीं होता है। एक्टिव से पेशिव बनाना संभव भी नहीं होता। तो आपने देखा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पेशिव बनाने के सारे तरीके बता दिए गए हैं। सूत्र एक ही रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कैसे पहचानेंगे आप? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या उसमें एस या एस जुड़ा हुआ है या डू अथवा डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बच्चों जब आप एक्टिव से पेशिव में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पेशिव में बदलोगे तो उससे ठीक आगे वाला टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे। उसकी सहायक क्रिया कौन सी है? उसकी सहायक क्रिया इज़ेमार है। तो नियमानुसार आपको इज़ेमार का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। यह आपको बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आगे वाला टेंस, आगे वाले टेंस को लेते हैं अपन। आगे वाला टेंस देखना कौन सा चलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका पीवी बनाना, उसका पेशी वॉइस बनाना मैं आपको बताता हूं। एक सेंटेंस लिखना बच्चों, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है। और मैंने कहा इसका पेशी वही बनाओ, ध्यान से सुनो। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है। क्या गा रही है? वह गीत गा रही है। ये जो सिंग है ना बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम है। आप जानते हैं हिंदी में एक शब्द होता है गाना। मैंने आपको कहा वह गाना गा रही है। ये गाना शब्द जो है बच्चों, इसके दो मतलब होते हैं। गाना को सिंग भी कहते हैं, ठीक है, और गाना को सॉन्ग भी कहते हैं। यानी गाना एक नाउन भी है और गाना एक वर्ब भी है। तो आप इस पेज को दूर करने के लिए इसको गाना मत बोलो, इसको बोलो गीत। क्या बोला मैंने? वह गीत गा रही है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, यानी एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, यानी एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। माने एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। नियम क्या है बच्चों? आगे लाना, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग। अब लगाना पड़ेगा बच्चों इज एम आर के स्थान पर तो इज एम आर लगा दो, और ये आई एन जी है ना, इसके कारण लगाना पड़ेगा बीइंग। क्या बनेगा? ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई। ये शी जब यहां आएगा तो हर में बदल जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। ध्यान सुनो, वह गाना गा रही है, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। और बच्चों अगर मैंने इसका प्रश्नवाचक कर दिया तो क्या बन जाएगा? इज, देखो, इज शी सिंगिंग, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वो एक गाना गा रही है? तो बच्चों पेशी वॉइस कैसे बनेगा? देखो,
ये बच्चों इज बीइंग है ना, इसको उठा करके यहां नहीं लाओगे, केवल इज को आगे लाओगे। क्या बनेगा देखो, इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर। सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। नेगेटिव बनाते हैं बच्चों। शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है, यानी ये गाना उसके द्वारा, एक गीत उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। तो लिखो बच्चों ए सॉन्ग इज, अब नॉट बच्चों यहां लगेगा, इज नॉट बीइंग, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई हर। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, अगर ये आपने इतना सारा उतार दिया है, नहीं उतारा तो आप उतारें। पहला सेंटेंस है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और पेशी वही बना बच्चों, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। आगे वाला सेंटेंस इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है, और बच्चों इसका पेशी वही बनाई, जे सॉन्ग बीइंग संग बाई हर, क्या एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। आगे देखो, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही है, तो इसका पेशी वही बनेगा, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई हर, एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? नीचे निष्कर्ष लिखना आप। देखो बच्चों, इसका निष्कर्ष पहला यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें बच्चों इज एम आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जानते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अभी ये जो ही आपके सामने आएगा तो आपको दिखाई देगा। तो मैंने कहा बच्चों कि प्रेजेंट, इसका निष्कर्ष यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। पहला निष्कर्ष, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा निष्कर्ष, जब बच्चों आप किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पेशिव बनाते हो तो उसमें उसके ठीक आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। ध्यान से सुना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर बाकी सभी टेंसों के ऊपर यह नियम लागू होता है कि एक्टिव से पेशिव बनाते समय उसके ठीक आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दो पे लागू नहीं होता, इनमें बीइंग जोड़ा जाता है, इनमें इनकी ही सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग जोड़ा जाता है। तो बच्चों, जब आप किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पेशिव बनाओगे तो सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करोगे? अगर कर्ता एक वचन है तो इज बीइंग, अगर कर्ता आई है तो एम बीइंग, ठीक है, और बच्चों अगर कर्ता प्लूरल है तो आर बीइंग का प्रयोग आप सहायक क्रिया के रूप में करोगे। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तो कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बच्चों आप तो जानते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो होता है, ठीक है, ये तो नियम है। ओके, आगे वाला टेंस लिखना बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। आगे वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसका एक्टिव से पेशिव बनाना मैं आपको सिखाता हूं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो बच्चों, परफेक्ट। We have finished, लिखना, we have finished the project, we have finished the project, हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। पेशी वही बनेगा, देखना बच्चों, प्रोजेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट, ये है जे आ रहा है, हेज है, उसे ठीक आगे वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट के आगे वाला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी सहायक क्रिया आएगी हेज बीन, हैव बीन, वो लगानी पड़ेगी। क्या? द प्रोजेक्ट एक वचन है तो लगाओ हेज बीन, द प्रोजेक्ट हेज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या? फिनिश्ड, द प्रोजेक्ट हेज बीन फिनिश्ड, फिर बाई आ जाएगा, बाई, और बच्चों यू जब यहाँ आएगा तो यहाँ आते आते अस में बदल जाएगा। समझ में आ गया है? द प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, माने प्रोजेक्ट हमारे द्वारा फिनिश किया जा चुका है, प्रोजेक्ट हमारे द्वारा समाप्त किया जा चुका है। समझ में आ गई बात? अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते हैं जब आप किसी सेंटेंस का प्रश्नवाचक बनाते हैं और सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हैं तो बच्चों जो कर्ता के पहले आप सहायक क्रिया को लेके जाएंगे तो सहायक क्रिया का पहला शब्द ही जाएगा, ठीक है। अगर उसमें 3 शब्द है तो 2 अपनी जगह रहेंगे, केवल पहला शब्द जाएगा। एक बात, अगर बच्चों वाक्य नकारात्मक है और आपको नोट जोड़ना है और सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हैं तो नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के पहले शब्द के ठीक बाद होगा। अगर 3 शब्द हैं तो 2 शब्द बाद में आएंगे
और पहला शब्द जो है मुख्य शब्द उसके ठीक बाद ही क्या है आपको नोट जोड़ देना चाहिए। ऐसा पिछले वाले टेंस में ये बातें आई है। अच्छा सुनना, तो ये समझ में आ गया था प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। आगे देखना बच्चों, एक बार इसका प्रश्नवाचक बनाओ। हैव वी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हैव वी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। क्या हम प्रोजेक्ट को फिनिश कर चुके हैं? क्या हम प्रोजेक्ट को समाप्त कर चुके हैं? तो बनेगा बच्चों देखो ये द प्रोजेक्ट आइए आएगा और इसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? इसके साथ सहायक क्रिया लगेगी हैज बीन। तो हैज आगे आएगा, बीन बाद में आएगा। देखो हैज द प्रोजेक्ट, फिर आएगा बच्चों बीन फिनिश्ड, हैज द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय अस। क्या प्रोजेक्ट हमारे द्वारा फिनिश किया जा चुका है? नेगेटिव बनाओ। वी हैव नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं कर चुके हैं। तो क्या बनेगा? द प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चों। द प्रोजेक्ट हैज, नॉट यहां लगेगा। द प्रोजेक्ट